हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं मैं आपका केवी एजुकेशन पर। और ये वीडियो बड़ी ही खास है, बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम टॉप 10 ट्रेंड्स करने वाले हैं। किसके? अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 10 ट्रेंड्स को हम करने वाले हैं। ठीक है, देखो हर चीज का मैं बिल्कुल एक क्लियर कट ट्रिक बताऊंगा, क्लियर कट फॉर्मूला बताऊंगा, उसी चीज से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला अपना ट्रेंड है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। देखो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ, ए एस यानी एसिडिक स्ट्रेंथ, बी एस यानी बेसिक स्ट्रेंथ, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। ये अपनी मेन ट्रिक है ना, ये वाली अपनी मेन ट्रिक है। ठीक है, क्या है ये? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस बात खत्म है। ठीक है, अब यहां पे इस मेन ट्रिक की, ये तो अपनी मेन ट्रिक हो गई, ये होगी अपनी मेन ट्रिक। अब इस मेन ट्रिक की सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है क्या? पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स। क्या एक्सेप्शन है? पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स। ठीक है, देखो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये ट्रिक अप्लाई करनी है, बट सिर्फ पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स के केस में क्या है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये अपना पहला क्वेश्चन है, इसमें अपने को बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन यानी सबसे पहले अपने को चेक करनी है कि अपने से एक्सेप्शन तो नहीं पूछ ली गई है ना, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे, गलत तो नहीं कर देंगे। तो एक्सेप्शन क्या है? पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स, है ना। तो यहां पे तो हाइड्राइड्स दिखाई नहीं दे रहे, ये क्या है? ऑक्साइड है। ये क्या है? ऑक्साइड है। और किसके हैं? एस ब्लॉक के हैं, मतलब एक्सेप्शन अपने से नहीं पूछी गई। तो अपनी मेन वाली ट्रिक इसमें अप्लाई होगी, जो क्या बोलती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो ये अपनी पीरियोडिक टेबल है ना, ये मोटा मोटा सा आइडिया दे देता हूं। ये अपनी मान लो पीरियोडिक टेबल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को पता है कि ऊपर जाने पे इंक्रीज बढ़ती है और यहां इस साइड जाने पे इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ठीक है, ऊपर जाने पे बढ़ती है। अब यहां पे देख लो अपने को कौन से दिए हुए हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है ना। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैल्शियम की क्या होगी? सबसे कम होगी। देखो ऑक्सीजन तो अपने को देखना ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो कॉमन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा है। तो सिंपल तरीके से ऑर्डर बन जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। तो क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ का पूरी दुनिया में नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबसे पहले एक्सेप्शन चेक करनी है कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं पूछ लिया ना, कहीं वो हमें फंसाना तो नहीं चाहते, है ना। तो देख लो ये हाइड्राइड बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? हाइड्रोक्साइड है। और किसके हैं? एस ब्लॉक के हैं। एस ब्लॉक है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम, एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड है। मतलब क्या है? अपनी एक्सेप्शन का क्वेश्चन ये नहीं है, तो अपनी उठा के मेन ट्रिक अप्लाई कर दो। तो मेन ट्रिक क्या बोलती है? इसमें अपने से पूछा है बेसिक स्ट्रेंथ, कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब वही पीरियोडिक टेबल के बेस पे देखो, ये अपना पीरियोडिक टेबल पे बेस पे क्या है? ऊपर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। मतलब लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी और पोटेशियम की इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना। एसिडिक के तो डायरेक्टली है ना, बेसिक के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी और ये ऐसे ऑर्डर बन जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा यानी बेसिक स्ट्रेंथ कम। एसिडिक का होता तो ऑपोजिट होता ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है इसमें, है ना। HF HCl HBr HI, है ना। तो क्या है? सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का कोई भी क्वेश्चन अपनी इनऑर्गेनिक में आ जाए, सबसे पहले चेक करो कि अपने से पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं पूछ लिए गए, कहीं वो अपने को लपेटना तो नहीं चाहते हैं, है ना। तो क्या है? देखो हाइड्राइड है, हाइड्राइड है, हाइड्राइड है, हाइड्राइड है ना। मतलब जो अपना शक है वो गहरा हो रहा है, और हाइड्राइड वाला तो हो गया, अपना शक गहरा हो गया। तो पी ब्लॉक के हाइड्राइड, तो देख लो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसके हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। मतलब ये अपने क्या है? पी ब्लॉक के हाइड्राइड हैं। तो यहां पे अपनी मेन ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, अपनी यहां पे ये वाली अप्लाई होगी, एक्सेप्शन वाली, है ना। बहुत ही रेयर केस में और यही पूछा जाता है मैक्सिमम इसका।
ठीक है। तो क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्राइड है ना, हाइड्रोजन तो कॉमन है तो इसका साइज तो हम देखेंगे नहीं। बच्चे क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो आयोडीन का साइज जो है वो सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन का साइज सबसे कम है ना, ये तो अपने को पता ही है ना, ये तो अपने को पता ही है ना। देखो ये एक क्या है, ये एक ग्रुप है, तो ग्रुप में जो सबसे ऊपर होगा उसका साइज सबसे कम होगा, जो सबसे नीचे होगा उसका साइज सबसे ज्यादा होगा। तो आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, साइज सबसे ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी हो जाएगी सबसे ज्यादा, ये ऑर्डर बन जाएगा अपने एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल आसानी से चीजें हो गई। अब अपना नेक्स्ट ट्रेंड आता है क्या है, पोलराइजेशन। नेक्स्ट अपना ट्रेंड है क्या, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन वाली चीज क्या बोलती है, देखो इसमें क्वेश्चन अपने से जो पूछा जाएगा ना, वो पूछा जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर, C फॉर कोवेलेंट, I फॉर आयनिक। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर के रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर ये फंडा आपको याद रहता है तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत कभी भी आपको नहीं आएगी। देखो पोलराइजेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवेलेंट कैरेक्टर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, आयनिक कैरेक्टर के। पहली चीज हो गई। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, देखो जैसे ये क्वेश्चन आएगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करके बताओ, या फिर आ गया आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करके बताओ ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक है, या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करके बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब देखो कोवेलेंट कैरेक्टर का क्वेश्चन आ गया, अब हमें पता है कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, इतनी बात अपने को अब पता चल गई। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या देखनी है, पोलराइजेशन देखनी है। अब आप पूछोगे कि भाई तूने ये तो बता दिया कि पोलराइजेशन के डायरेक्टली है, पर पोलराइजेशन को कैसे चेक करें। ठीक है, तो पोलराइजेशन चेक करने के लिए दो फंडे अपने पास होने चाहिए। देखो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी। ये अपना पहला फंडा हो गया। ठीक है, अब इस पहले फंडे से अपना आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। बट इससे आंसर नहीं आया, यानी चार्ज अगर सब में बराबर हुआ तो क्या करेंगे, तो हम जाएंगे अपने दूसरे फंडे के पास। दूसरा फंडा क्या बोलता है कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ए कैटायन। ठीक है, और जो अभी अभी शेर के दहाड़ने की आवाज आई थी ना, वो मेरी ही आवाज थी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर का क्वेश्चन आ गया, तो हमें पता है कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन में भी हम कैसे चेक करेंगे, पहला फंडा लगाएंगे कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, बट अगर चार्ज इक्वल हुआ, मतलब सब में चार्ज इक्वल हुआ, बराबर हुआ, तो क्या करेंगे, हम फंस जाएंगे। तो हम फंस जाएंगे जब तब हम जाएंगे अपने दूसरे वाले फंडे पे, वो क्या बोलता है, साइज ऑफ एन आयन, है ना। पोलराइजेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ए कैटायन। अब डायरेक्ट अपना क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के। अब पोलराइजेशन कैसे चेक करनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी। देखो इसमें क्या है, सोडियम पे आएगा +1, क्लोरीन पे -1। ठीक है, मैग्नीशियम पे आएगा +2 और क्लोरीन का एक क्लोरीन का तो -1 ही रहेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम पे आएगा +3 और एक क्लोरीन का, सारे क्लोरीन का -1 रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला, चार्ज जिसमें ज्यादा होगा पोलराइजेशन उसमें ज्यादा होगी। तो अलग से देखने से ही पता लग रहा है, इसमें +3 है, इसमें +2 है, इसमें +1 है ना, क्लोरीन तो सब में सेम है। ठीक है, तो इसमें चार्ज सबसे ज्यादा है +3, मतलब इसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है, और पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है। इसमें चार्ज सबसे कम है तो इसकी पोलराइजेशन भी सबसे कम और कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे कम है। बिल्कुल आसानी से अपना प्रश्न हल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है आयनिक कैरेक्टर बताना है। अब आयनिक कैरेक्टर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन है, ध्यान रखना है। कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली है और आयनिक के इनवर्सली है, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो अब हमें पोलराइजेशन चेक करनी है। पोलराइजेशन चेक करने के लिए पहला फंडा अपना क्या बोलता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा अब पोलराइजेशन होगी। तो चार्ज चेक कर लेते हैं। देखो बेरिलियम पे आएगा +2, देखो क्लोरीन तो सब में बराबर है, तो बिना देखे काट दो। बेरिलियम पे +2, मैग्नीशियम पे +2 और कैल्शियम पे भी अब +2। ठीक है, मतलब क्या है, चार्ज तीनों में बराबर आ रहे हैं, मतलब चार्ज वाला अपना जो फंडा है वो फ्लॉप हो चुका है। अब हमें दूसरे फंडे पे जाना पड़ेगा, जो क्या बोलता है, साइज ऑफ एन आयन अपॉन साइज ऑफ कैटायन।
ठीक है। अब यहाँ पे साइज ऑफ एनायन तो अपने को देखना ही नहीं है, क्योंकि क्लोरीन है वो तो सब में सेम है, तो साइज ऑफ एनायन तो हमें देखना ही नहीं है, साइज ऑफ कटायन देखना है। ठीक है। अब यहाँ पे भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अनायन क्या होता है, कटायन क्या होता है। देखो कटायन में टी आता है, कटायन में टी आता है, तो टी यानी पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा ऐसे याद रख लेना इसको। ठीक है। अब साइज ऑफ कटायन देखना है, साइज ऑफ कटायन किस पे सबसे बड़ा है। देखो सबको पता है, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये कैसे होंगे, है ना, ऐसे ग्रुप में आएंगे। मान लो ऐसे ग्रुप में आएंगे तो सबसे ऊपर बेरिलियम होगा, तो बेरिलियम का साइज सबसे कम होगा, और कैल्शियम का साइज इन तीनों में सबसे बड़ा है। ठीक है। कैल्शियम का साइज तीनों में सबसे बड़ा है, तो देख लो यहाँ पे सीधा सीधा रिलेशन बन रहा है कि साइज ऑफ कटायन जितना बड़ा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि पोलराइजेशन कम हो जाएगी। तो साइज ऑफ कटायन जितना बड़ा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि पोलराइजेशन के इनवर्सली आ रहा है ना, वो सिंपल सी बात है। ठीक है। यही है, इसी फंडे से अपने सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसको साफ कर लेते हैं, ये कहां से आ गया। अच्छा, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करके बताना है। तो वही फंडा है, कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करके बताना है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, तो हमें पोलराइजेशन चेक करनी पड़ेगी, और पोलराइजेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, कि चार्ज देखना है सबसे पहले, जिसमें ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम 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 तो सब में बराबर है, कैल्शियम कैल्शियम सब में बराबर है, चार्ज कितना होगा, +2 होगा। अब +2 होगा, इसमें भी +2 होगा, है ना। फ्लोरीन पे -1 आएगा, क्लोरीन पे -1 आएगा, ब्रोमीन पे -1 आएगा। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होता ना, ये F2Cl2 Br2 है ना, ये चाहे 3 होता जाए 4 होता जाए, बट क्लोरीन पे है वो तो -1 रहेगा ना, ब्रोमीन पे तो -1 रहेगा। अब उसके 4 मॉलिक्यूल हो, 5 हो, 10 हो, 12, उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को। ठीक है। तो चार्ज से देखें तो चार्ज +2 -1 +2 -1 +2 -1, तो चार्ज तो सब में बराबर आ रहा है, मतलब चार्ज वाला फंडा तो अपना फ्लॉप हो चुका है। तो चार्ज वाला फंडा जब अपना फ्लॉप हो जाए तो हमें जाना पड़ता है इस वाले पे, है ना। अब इसमें देख लो कटायन देखें कि अनायन देखें, तो देख लो कटायन तो सब में सेम है, कटायन जो है वो सब में सेम है, यानी कैल्शियम है, तो कटायन तो अपने को नहीं देखना है, सब में सेम है। तो अनायन का साइज देखना है, तो अनायन के साइज की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में जो ब्रोमीन का साइज है वो सबसे बड़ा है, और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। ठीक है। किसका है, किसका साइज देखा है अपने ने, अनायन का साइज देखा है। तो अनायन का साइज जितना बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा ना, देख लो डायरेक्टली 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 चलता है। ठीक है। तो अनायन का साइज जितना बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, तो ये सिंपल तरीके से अपना ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, कौन सा है, बॉन्ड लेंथ। अब बात करने वाले हैं हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। मतलब क्या है, डेल्टा EN क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस, है ना। डेल्टा मतलब डिफरेंस किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का। और क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। तो इसको क्वेश्चन करके समझते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बॉन्ड लेंथ जो है वो कंपेयर करके बताओ। ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो सब में सेम है, हाइड्रोजन तो सब में सेम है, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन सब में सेम है, सिंपल सी बात है। और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की जो होती है वो मैक्सिमम होती है, बहुत ज्यादा होती है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो सिंपल्स है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लो ये पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे ऊपर जाने पे बढ़ेगी और ऐसे जाने पे भी अब बढ़ेगी, है ना। तो फ्लोरीन क्लोरीन कैसे बनेंगे, देखो यहाँ आएगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है। और इसकी बात करें यहाँ पे आयोडीन की, इस रेंज में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन के साथ जो डिफरेंस होगा ना वो भी सबसे ज्यादा होगा ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आयोडीन की बात करें तो इसका हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो कम होगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी डेल्टा EN। ठीक है। तो एक बार फिर से कर लेते हैं अच्छे से। देखो इसका जो डेल्टा EN होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और इसका जो डेल्टा EN होगा वो बहुत कम होगा। तो जिसका डेल्टा EN कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी ज्यादा, और इसकी कम हो जाएगी। सिंपल है। ठीक है। और एक बॉन्ड ऑर्डर का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो अगर इसमें आपसे पूछ ली जाए बॉन्ड लेंथ कंपेयर करके बताओ कार्बन और कार्बन के बीच में, देखो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ एक बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड 2 हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, ये अपना ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहीं पे बॉन्ड एनर्जी का भी सेम सा होता है, बॉन्ड एनर्जी का भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि कौन से बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है जिसमें 3 बॉन्ड है उसको तोड़ना मुश्किल है, और जिसमें 1 बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ लंबी है, उसको तोड़ना बहुत आसान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एक ये बहुत बढ़िया रेजोनेंस का पूछा जाता है, इसमें आपसे पूछी है कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ बताओ। देखो कार्बन इसमें कहां पे है, ये कार्बन 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 है। ठीक है, अब यहां पे आपसे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ पूछ ली जाए तो आप बोलोगे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में जितनी बॉन्ड लेंथ होती है वही आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। और यहां पे आपसे पूछ लिया जाए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ बताओ, तो आप बोलोगे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड 2 बॉन्ड हैं, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जितनी बॉन्ड लेंथ होती है वो आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। और यहीं पे अपने से गलती हो जाती है। देखो रेजोनेंस क्या होती है ना, रेजोनेंस जैसा ये मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, ऐसा नहीं होता। ये क्या होते हैं, बॉन्ड घूमते रहते हैं। मान लो ये ऐसा दिख रहा है तो ये ना, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है थोड़ी देर बाद अपनी जगह खिसका लेंगे, मतलब अभी यहां दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, है ना, यही रेजोनेंस होती है। तो रेजोनेंस की बात करें, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए रेजोनेंस का, देखो तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इन दोनों के बीच में होगी, है ना, इन दोनों के बीच में होगी। मतलब क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अगर 10 है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगर बॉन्ड लेंथ 5 है, तो 10 और 5 के बीच में पाई जाएगी, अगर इसमें रेजोनेंस वाले केस में पूछ लिया जाए आपसे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। देखो सिंपल सी बात है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि बॉन्ड को तोड़ना कितना मुश्किल है ना, तो जिस बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है ना, बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए, है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर यानी जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे। देखो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देखा था, मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे देखो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, है ना। अब यहाँ पे हमने ये देखा था, देखो बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड वाले में सबसे ज्यादा बॉन्ड है तो इसको तोड़ना भी उतना ही मुश्किल है। सिंगल बॉन्ड वाले का क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो इसको तोड़ना भी उतना ही आसान है। अब इसी को दूसरी भाषा में बोल लो कि बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और ये भी हम देख चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड वाले की, देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इतनी बॉन्ड लेंथ है, डबल बॉन्ड वाले की इतनी है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले की बहुत कम होगी। तो जिसकी ज्यादा बॉन्ड लेंथ है उस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, यानी बॉन्ड एनर्जी कम है। वही चीजें हैं, वही बॉन्ड लेंथ वाली चीजें हैं। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाए HF HCl HBr HI, ठीक है। अब इसमें हम बॉन्ड लेंथ देख चुके थे कि बॉन्ड लेंथ का ये वाला ऑर्डर आएगा, बॉन्ड लेंथ का इसमें हम ऑर्डर देख चुके थे, डेल्टा IN से हमने निकाला था, ये वाला ऑर्डर आएगा बॉन्ड लेंथ का। अब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बॉन्ड एनर्जी का इसके ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट बात करें तो बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर आया था, चाहे बॉन्ड ऑर्डर से इसको निकाल लो कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी आएगी, है ना, उससे कम बॉन्ड ऑर्डर उससे कम, और सिंगल एक ही बॉन्ड ऑर्डर है उससे कम। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एटॉमिक साइज के बारे में। देखो एटॉमिक साइज का जो पीरियोडिक टेबल में जो कॉमन सा ट्रेंड रहता है ना, देखो मान लो ये अपनी एक पीरियोडिक टेबल है, उसका मानचित्र नक्शा है, ठीक है। अब जो कॉमन सा ट्रेंड रहता है एटॉमिक साइज का वो क्या रहता है कि नीचे आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और इस डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में आने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ये एक कॉमन सा ट्रेंड है। अब देखो एटॉमिक साइज में जो कंफ्यूजन आती है ना वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाली। देखो अगर इनके साइज की बात करें जर्कोनियम और हाफनियम की, देखो ये कहाँ पे आएंगे, ऑलमोस्ट अपने यहाँ पे आएंगे, है ना, यहाँ पे आएंगे, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जर्कोनियम आएगा और यहाँ पे हाफनियम आएगा, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, इस रूल के हिसाब से जर्कोनियम का साइज कम होना चाहिए किससे, हाफनियम से। बट होता क्या है, इनका साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है ना, एग्जाम्पल भी यही पूछा जाता है, PYQ चेक कर लो, यही पूछा जाता है जर्कोनियम हाफनियम। और इसका रीजन क्या है, रीजन पूछ लिया जाए तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अपने नीट में, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसका रीजन है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, तो उसका रीजन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन का पूरा फ्लो समझो, बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। जर्कोनियम और हाफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, उसका रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी, ठीक है ना, किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगी, आसानी से निकल जाएगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना मुश्किल रहेगा उतना क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब इसका भी कॉमन ट्रेंड की बात करें तो देखो ये अपनी पीरियोडिक टेबल का नक्शा एक बना लेते हैं हम। ये मान लो अपनी पीरियोडिक टेबल है, तो कॉमन ट्रेंड की बात करें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऊपर की तरफ जाने पे इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और इस डायरेक्शन में इस तरफ जाने पे इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो ये तो हो गई कॉमन सी चीज जो ना 99% केस में अप्लाई हो जाएगी। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें ऐसा रिजल्ट नहीं दिखाई मिलता ना, जो ये है ऐसा रिजल्ट नहीं दिखाई मिलता। फॉर एग्जाम्पल ये अपना पूरा पीरियड ले लेते हैं ना, यहां से यहां तक पूरा पीरियड ले लेते हैं, है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड क्या है कि इस रूल के हिसाब से, है ना, कि इधर जाने पे इंक्रीज होगा, तो एक्सपेक्टेड क्या है? इसकी सबसे ज्यादा, इसकी सबसे, है ना, फिर ऐसे ये ऐसा ऑर्डर बन जाएगा, सबसे कम लिथियम और सबसे ज्यादा ये तो है एक्सपेक्टेड, है ना, इस रूल के हिसाब से। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है ना, चेंज आ जाता है। चेंज कहां आया? देखो ये बेरिलियम दूसरे पे था, यहां बोरोन दूसरे पे हो गया। ठीक है, फिर कहां चेंज आया? फिर कहां चेंज आ गया? नाइट्रोजन जो था वो ऑक्सीजन से पीछे था, और यहां पे नाइट्रोजन क्या है? ऑक्सीजन से आगे निकल गया। ठीक है, ये है अपना एक्सपेक्टेड कि ऐसा आना चाहिए था, बट ऑर्डर आता कैसा है? रियलिटी में ऐसा आता है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? रीजन हम देख लेते हैं। रीजन क्या है? रीजन हम देख लेते हैं। देखो जो बेरिलियम होता है, देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होगा S1, ये होगा S2। ठीक है, तो बेरिलियम है S2 यानी फुल्ली फिल्ड, S2 यानी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। और हमें पता है फुल्ली फिल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं ना, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये हो गया फुल्ली फिल्ड। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होगा P1 होगा, ये होगा P2 और ये होगा P3। अब P3 भी क्या होता है? देखो ये क्या है? फुल्ली फिल्ड। और P3 क्या हो जाएगा? P3 क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड, है ना। P में कितने आते हैं? देखो मान लो ये P सब शेल है, इसके पास क्या है? 3 ऑर्बिटल होंगे, तो हाफ फील्ड कैसे हो जाएगा? P3 1 2 3, ये हाफ फील्ड हो जाएगा। तो हाफ फील्ड वाला भी ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो क्या बात पता चली कि बेरिलियम जो है वो क्या है? फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है उसमें, तो वो ज्यादा स्टेबल है। और नाइट्रोजन में क्या है? P3 यानी हाफ फील्ड है, तो वो भी ज्यादा स्टेबल है। अब ज्यादा स्टेबल यानी उनसे इलेक्ट्रॉन का निकालना जो है वो मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन को निकालना उनसे मुश्किल है, तो उनकी क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल नॉर्मली जितनी आनी चाहिए थी एक्सपेक्टेड, उससे थोड़ी ज्यादा आती है। अब कितनी ज्यादा आती है? तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए सिंपल सा एक फंडा बताता हूं कि इनकी जो नेचुरली जगह थी ना, उससे 1 पॉइंट इनको खिसका दो। नाइट्रोजन की जो नेचुरली जगह थी उससे 1 पॉइंट इसको खिसका दो। ठीक है, अब बेरिलियम को 1 पॉइंट खिसका देंगे तो ये किससे? बोरोन से आगे निकल जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन को 1 पॉइंट खिसका देंगे तो ये ऑक्सीजन से आगे निकल जाएगा। याद रखना सिर्फ एक पॉइंट ही खिसकाना, ऐसा नहीं है सबसे आगे पहुंचा देना। ठीक है, तो ये अपना रियलिटी वाला ऑर्डर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, यही इसमें एक्सेप्शन है, यही इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, जो बिल्कुल आसानी से हमने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। देखो एफिनिटी मतलब क्या होता है? प्यार। एफिनिटी मतलब होता है प्यार, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार। देखो याद करो हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है? ठीक इसका ऑपोजिट कर दो कि अगर हम इस एटम को 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहें, है ना, तो वो कितनी आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब क्या है? इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे अगर हम, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ये बताया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। ठीक है, अब इसका भी एक कॉमन सा ट्रेंड देखें तो वही है। देखो ये पीरियोडिक टेबल का नक्शा बना लेते हैं। ये अपनी मान लो पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें कॉमन से ट्रेंड की बात करें तो ऊपर जाने पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, और इस डायरेक्शन में यहां पे जाने पे बढ़ेगी। ये तो हो गया कॉमन ट्रेंड। अब कंफ्यूजन कहां होगी? तो अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, देखो ये अपना पूरा पी ब्लॉक है ना, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली, है ना। तो इसमें अगर ऑर्डर की बात करें तो इस रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था? देखो ये है ना पी ब्लॉक, तो ऊपर जाने पे बढ़ना चाहिए था। तो ऑर्डर आना कैसे चाहिए था? ये ऑर्डर आना चाहिए था। ठीक है, सब में क्या है? यही ऑर्डर आना चाहिए था। ये था एक्सपेक्टेड कि ये आना चाहिए था। बट दिक्कत क्या हुई? ऑर्डर कैसा आता है? ऑर्डर कैसा होता है? यहां पे चेंज आता है, एक यहां पे सब में चेंज आ जाता है।
बाकी सारा सेम है, सिर्फ कहां पे चेंज आया है सब में, ये पहली पोजीशन पे चेंज आया है। और वो चेंज क्यों आया है, तो सिंपल सी बात है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। अब देखो साइज की बात करो, अगर साइज की बात की जाए तो हमें पता है नीचे आने पे साइज क्या है, इंक्रीज होता जाएगा। मतलब बोरोन का साइज इतना है तो एल्यूमिनियम थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, गैलियम ये वाला इससे थोड़ा बड़ा होगा, और ये वाला और भी बड़ा होगा, है ना। तो नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है, ठीक है। अब ऊपर क्या है, सबसे ऊपर क्या है, साइज बहुत छोटा है ना, सब पे ये चीज सब पे अप्लाई हो रही है ना, यहाँ भी साइज छोटा है, यहाँ भी साइज छोटा है, यहाँ भी साइज छोटा है ना। और यहाँ पे थोड़ा ये ठीक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइज बड़ा है, यहाँ पे साइज बड़ा है, यहाँ पे साइज बड़ा है, ठीक है। अब एक बात इमेजिन करो कि यहां पे साइज छोटा है और इनके पास जाहिर सी बात है एटम है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। अब यहां पे छोटे साइज पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है ना। जो छोटे छोटे एटम है उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जो बड़े एटम है उन पे क्या है, साइज इतना बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन तो है बट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम करते क्या है, इलेक्ट्रॉन हमें देना है। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है और हमें इलेक्ट्रॉन को ही देना है, तो माइनस चार्ज आपस में रिपल्शन करेंगे, माइनस चार्ज आपस में रिपल्शन करेंगे। तो होना तो चाहिए था क्या, सबसे ज्यादा इनका होना चाहिए था। तो इस रिपल्शन की वजह से वो इतना प्यार नहीं करते, है ना, इलेक्ट्रॉन को लेना उतना पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए इनका क्या है, ऑर्डर कम हो जाएगा, है ना। ये अपना चेंज आ जाएगा। चेंज याद रखना, सिर्फ इसी लाइन में चेंज आया है, बाकी सारे सेम है, बाकी सारे ही सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो अपना वही हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल का नक्शा बना लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा कुछ खास एक्सेप्शन आपसे नहीं पूछी जाती, सिंपल सा ऑर्डर चलता है कि ऊपर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इस साइड जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, इस साइड जाने पे भी बढ़ती है, ठीक है। अब देखो एक चीज यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हमने यहां पे चार चीजें की, एक तो की क्या, एटॉमिक साइज देखा, है ना, फिर हमने क्या देखा, आयनाइजेशन पोटेंशियल देखा, फिर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखी, फिर हमने क्या देखी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, चार चीजें देखी। अब चार चीजों में आप यहां पे बिल्कुल क्लियर रहना। मान लो एक और हम पीरियोडिक टेबल का नक्शा बनाते हैं, ये पीरियोडिक टेबल है, तो इन तीनों के लिए बिल्कुल सेम पैटर्न है कि ऊपर जाने पे, है ना, कॉमन पैटर्न की बात करें, ऊपर जाने पे इंक्रीज होता है और इस डायरेक्शन में जाने पे इंक्रीज होता है, ठीक है। जबकि एटॉमिक साइज की बात करें तो इसमें बाजी थोड़ी उल्टी पलट गई है। इसमें क्या है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है और इस डायरेक्शन पे जाने पे बढ़ता है ना। ये कॉमन सी चीज याद रखना कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या है, ये वाला अपना ट्रेंड चलेगा, ये वाला अपना ट्रेंड चलेगा, और एटॉमिक साइज वाले में अपना ये वाला ट्रेंड चलेगा, ठीक है। ये बात अपने को याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं हम थर्मल स्टेबिलिटी। देखो थर्मल स्टेबिलिटी का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले चेक करो कि अपने को कोवेलेंट कंपाउंड दिया है या फिर आयनिक कंपाउंड दिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हम पहचाने कैसे कि कोवेलेंट है या आयनिक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कंपाउंड में एस ब्लॉक का एलिमेंट दिख जाए, एस ब्लॉक का है ना, 99% में ये सही जाएगा, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट दिख जाए मतलब वो आयनिक कंपाउंड है, और एस ब्लॉक ना दिखे तो जाहिर सी बात है आपको पी ब्लॉक एलिमेंट दिखेगा, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड के केस में देखो हम यहां से करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड को देखते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड के केस में थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, है ना। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। मतलब क्या है, बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। ये एक ऑर्डर देख लेते हैं, HF, HCl, HBr, HI। देखो अब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ हम सब कुछ देख चुके हैं, और हम देख चुके हैं कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी थी, HF की थी। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। HI की बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो सबसे कम लगेगी। क्यों? क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है ना। तो HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इसकी ज्यादा हो जाएगी, है ना। और आप देख सकते हो कोवेलेंट कंपाउंड है, कहीं भी एस ब्लॉक का एलिमेंट इसमें नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। तो आयनिक कंपाउंड में ना अपने पास दो टाइप के केस आ सकते हैं, या तो मोनो एटॉमिक कटायन या अनायन होंगे, या फिर पॉली एटॉमिक कटायन या अनायन। अब देखो ये मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक क्या होता है ये आपको देखने से ही पता लग जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास है CO3-2, ठीक है। एक आपके पास है H+, ठीक है। एक आपके पास है लिथियम प्लस, एक आपके पास है फ्लोरीन नेगेटिव, एक आपके पास है सल्फेट आयन है,
ठीक है, अब इसमें बताओ कौन सा पॉली एटॉमिक है, कौन सा मोनो एटॉमिक है। तो देखने से ही पता लग रहा है मोनो एटॉमिक मतलब एक है ना, सिंगल ही तो है, एक H+ है। मोनो एटॉमिक मतलब एक सिंगल ही तो है, मोनो एटॉमिक मतलब एक सिंगल ही तो है। और पॉली एटॉमिक मतलब देखो इसमें कार्बन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, ठीक है। पॉली एटॉमिक ये वाला हो गया। पॉली एटॉमिक देखो, पॉली मतलब ज्यादा ना, तो पॉली एटॉमिक सल्फर भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, ये हो गया अपना पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोनो एटॉमिक कटायन या अनायन होंगे तो अपना क्या फॉर्मूला बनेगा कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब आप बोलोगे कि हम लैटिस एनर्जी कैसे चेक करें, ठीक है। अब आपको बोलना चाहिए कि लैटिस एनर्जी कैसे चेक करें। तो लैटिस एनर्जी चेक करने का सिंपल सा फंडा रहता है चार्ज अपॉन साइज। लैटिस एनर्जी चेक करने का सिंपल सा फंडा है चार्ज अपॉन साइज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, जितना छोटा साइज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये अपना क्वेश्चन है, मान लो ये अपना क्वेश्चन है कि बताओ इनमें थर्मल स्टेबिलिटी बताओ, है ना। अब आयनिक कंपाउंड है, कैसे चेक किया, मैंने क्या बोला था, आयनिक कंपाउंड यानी S ब्लॉक का एलिमेंट मिलेगा। तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, मतलब ये आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड में भी अपने को चेक करना है मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है। देखो लिथियम है ना, लिथियम प्लस मोनो एटॉमिक है, हाइड्रोजन माइनस क्या है, एक मोनो एटॉमिक है। तो ये मोनो एटॉमिक का केस है, यहां थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और लैटिस एनर्जी हमने देखा कि चार्ज बाई साइज। सबसे पहले चार्ज चेक करते हैं। देखो लिथियम प्लस H-, सोडियम प्लस H-, पोटेशियम प्लस H-, रुबिडियम प्लस H-, मतलब क्या है, लिथियम में प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, सब में +1 चार्ज है। और इधर एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब चार्ज सब में ही बराबर आ रहा है। तो चार्ज से अपना आंसर नहीं आएगा, अपना आंसर आएगा साइज से। जिसका साइज जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब साइज किसका देखना है, देखो हाइड्रोजन तो सब में सेम है, तो हाइड्रोजन का तो साइज देखना नहीं है ना। अब यहां पे अगर देखें तो इसमें लिथियम का साइज सबसे कम है, लिथियम का साइज सबसे कम है, तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये अपना ऑर्डर अब बन जाएगा, ठीक है। ये तो है मोनोएटॉमिक का केस। और यहां पे पॉली एटॉमिक पूछ लिया जाए, देखो पॉली एटॉमिक आपको देखने से ही पता लग जाएगा, NO3 NO3 NO3, ठीक है, देखने से ही पता लग जाएगा। अब पॉली एटॉमिक के केस में क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अब पोलराइजेशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अब पोलराइजेशन के। और पोलराइजेशन का तो मेरे ख्याल हम डिटेल में कर चुके हैं कि पोलराइजेशन को हम कैसे देख रहे थे। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये अपना पहला फंडा था। पहले फंडे से आंसर आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो हमने क्या किया था, नहीं आया तो हमने क्या किया था कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। ये हम पोलराइजेशन पहले कर चुके हैं, ठीक है। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इससे आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं चार्ज, देखते हैं सबसे पहले चार्ज देखते हैं। देखो लिथियम का प्लस है और NO3 माइनस, वो तो सेम रहेगा, ये भी +1 ये भी +1, मतलब चार्ज तो सेम है, तो चार्ज वाला फंडा अपना अब फ्लॉप हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा साइज ऑफ एनायन या फिर साइज ऑफ कैटायन। अब साइज ऑफ एनायन NO3 माइनस सब में सेम है, तो साइज ऑफ एनायन तो अपने को देखना नहीं है, तो अपने को देखना है साइज ऑफ कैटायन। अब साइज ऑफ कैटायन जितना कम होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो साइज ऑफ कैटायन सबसे कम किसका है, देखो साइज लिथियम का सबसे कम है और पोटेशियम का सबसे ज्यादा है। मतलब क्या है, पोलराइजेशन जो है वो सबसे कम है इस वाले में और पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है इस वाले में। अब पोलराइजेशन का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पे ध्यान रखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसमें पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, और इसमें पोलराइजेशन सबसे कम है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो इसमें क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब एक आता है अपना बॉन्ड एंगल, एक आता है अपना बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल के लिए आपके सामने एक वीडियो चलने जा रही है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको बॉन्ड एंगल समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो आपको दे दिया कि ये दे दिया आपको BCl3
एंड CCl4। अब इसमें बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करके बताओ, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, बॉन्ड एंगल हमें चेक करने के लिए हमेशा क्या है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। तो बॉन्ड एंगल में मैं अपना पैटर्न बता देता हूं कैसे करते हैं हम काम, कैसे करते हैं। देखो यहां पे अपने को क्या है, 4 रूल देखने को मिलेंगे, 4 रूल्स यहां पे देखने को मिलेंगे और काम कैसे करना है। देखो कोई भी मान लो ये अपने पास क्वेश्चन आया बॉन्ड एंगल का, तो हम भागे भागे जाएंगे किसके पास, फर्स्ट रूल के पास। अब फर्स्ट रूल से अपना आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, गाड़ी यहीं रुक जाएगी। बट अगर इससे आंसर नहीं आया तो जाएंगे सेकंड के पास। अब सेकंड से आंसर आ गया तो गाड़ी यहीं रुक जाएगी, अपना आंसर खत्म है, ठीक है। बट इससे भी आंसर नहीं आया तो इसके पास जाएंगे, इससे आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं आया तो जाएंगे फोर्थ के पास, और फोर्थ से तो अपना आंसर फाइनली आ ही जाएगा, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि हमें आगे कैसे कैसे जाना पड़ेगा या नहीं भी जाना पड़ेगा, वो हम देखेंगे एक एक रूल्स के बारे में जब हम देखेंगे। अब देखो इन 4 रूल्स के सहारे अपनी सारी कहानी यहां पे चलने वाली है। बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अपना पैटर्न क्या है, सबसे पहले जाएंगे पहले रूल के पास, पहले रूल से काम बना तो ठीक है, नहीं तो दूसरे के पास, दूसरे से काम बन गया तो ठीक बात है, नहीं तो जाएंगे तीसरे के पास, तीसरे से काम बना गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जाएंगे फोर्थ के पास, और फोर्थ से तो लास्ट में काम अपना बन ही जाएगा, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि BeCl2 एंड BCl3, BeCl2 एंड BCl3, इसमें क्या है, बॉन्ड एंगल, इसमें क्या है, आप बॉन्ड एंगल कंपेयर करके बताओ। तो मैंने क्या बोला, बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले जाएंगे अपने पहले रूल के पास कि चेक हाइब्रिडाइजेशन, क्या है, चेक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। देखो BeCl2 कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ये ऐसा दिखने वाला है, और BCl3 कुछ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये BeCl2, ये BCl3। अब हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इजीली आप बता दोगे इसमें क्या है, SP है, और SP है तो ये एंगल कितना होगा अपना, 180 डिग्री होगा। और इसको देख के आप इजीली बता दोगे कि कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, SP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे अलग ही पता चल रहा है कि ये 180 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो ये बॉन्ड एंगल BCl2 में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बॉन्ड एंगल कंपेयर करो BF3 एंड BCl3 का, तो मैंने क्या बोला कि बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले जाएंगे पहले रूल के पास कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इनकी देख लेते हैं। देखो BF3 कुछ ऐसा सा दिखेगा, ऐसा सा ज्योमेट्री अपने को दिखेगी, और BCl3 की भी कुछ ऐसी सी ज्योमेट्री अपने को दिखेगी। अब हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखने से ही पता लग रही है SP2, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP2। अब गड़बड़ क्या हुई कि हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सिमिलर आ गई, सेम आ गई। मतलब क्या है, अपना जो पहला रूल है वो यहां पे हो गया फ्लॉप। अब हम जाएंगे अपने दूसरे रूल के पास। दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर अब्सेंट हो तो हम क्या करेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन, ये लोन पेयर वाली बात पे मेरी पे ध्यान देना कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर अब्सेंट है, लोन पेयर अब्सेंट, देखो बोरोन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, बोरोन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो BF3 और BCl3 में क्या है, बॉन्ड एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस बात पे मैं फिर से जोर दे रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर अब्सेंट है, क्योंकि लोन पेयर अगर प्रेजेंट होगा तो बहुत बातें अलग हो जाएंगी, ये सिमिलर नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। बॉन्ड एंगल जब अब्सेंट है तो ये इक्वल होगा। इस बात पे मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पे 5 स्टार 10 स्टार लगा लेना, इस बात पे लोन पेयर वाली पे ध्यान रखने, ठीक है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि CH4 और NH3 में आप कंपेयर करके बताओ, क्या बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करके बताओ। तो पहली बात क्या है, सबसे पहले जाओ, बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले जाएंगे अपने फर्स्ट रूल पे कि चेक हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इनकी चेक कर लेते हैं। पहले CH4 को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, टेट्राहेड्रल। और ये कैसा, अमोनिया कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, अमोनिया पे एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर इनकी क्या देखेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसकी भी क्या आएगी, sp3 आएगी, इसकी भी आएगी sp3। मतलब क्या है, अपना पहला रूल है फ्लॉप हो चुका है, हाइब्रिडाइजेशन तो इक्वल आ चुकी है, पहला फ्लॉप है। अब दूसरे पे चलते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक बात है, और लोन पेयर अब्सेंट है, बट यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर अब्सेंट नहीं है, तो अपना दूसरा रूल भी यहां हो जाता है फ्लॉप। अब जाएंगे तीसरे पे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है
है और लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, एक बात याद रखनी है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। ठीक है, या तो इसको याद कर लो या इसको तरीके से समझ लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ये जो रिपल्शन हो रही है यहाँ पे, ये जो रिपल्शन हो रही है यहाँ पे, वो कैसी रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है। बट ये जो रिपल्शन है वो कैसी है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है, मतलब ये इसको इधर की साइड धक्का मार देगा, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये थोड़े नजदीक आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, है ना। तो यही बात है कि लोन पेयर प्रेजेंट होने से बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो CH4 में क्या है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, अमोनिया में कम होगा, है ना। यही रीजन होता है ना। लोन पेयर बढ़ने से क्या है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। बेसिकली ये बॉन्ड पेयर का बॉन्ड एंगल है, मतलब बॉन्ड के बीच का ही तो एंगल होना चाहिए, ये बॉन्ड के बीच का ही तो एंगल पूछ रहे हैं वो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो फोर्थ रूल की बात हम थोड़ी सी डिटेल में करना चाहते हैं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ठीक है, और साइज में क्या है, इसको ऑपोजिट कर दो। यहां पे सेंट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में सेंट्रल एटम ऊपर था, तो साइज के केस में सेंट्रल एटम को नीचे पहुंचा दो कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि H2O एंड H2S में बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करके बताओ, ठीक है, तो हमेशा बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। डाउन टू अर्थ का मतलब है सबसे पहले पहला रूल चेक करना है, फिर वो काम ना आए तो दूसरा, दूसरा काम ना आए तो तीसरा, तीसरा काम ना आए तो चौथा, फोर्थ, है ना। फोर्थ ये वाला है अपना। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम पहला रूल फॉलो करेंगे। पहले रूल में क्या था कि चेक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देख लें, ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ हाइड्रोजन, और ये भी कुछ सिमिलर तरीके का बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, ये हाइड्रोजन। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, इसकी भी कितनी होगी, sp3, ऑक्सीजन की sp3, सल्फर की भी sp3। तो कुल मिला के बात क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम है, तो पहला रूल अपना फ्लॉप हो चुका है। अब हमें जाना पड़ेगा दूसरे रूल के ऊपर। दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर अपसेंट हो, बट यहां पे लोन पेयर है प्रेजेंट, मतलब दूसरा रूल भी हो गया फ्लॉप। तीसरा रूल क्या बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो क्या है, हम लोन पेयर के नंबर से उसका बॉन्ड एंगल हम देख लेंगे। लोन पेयर के नंबर से कैसे देखेंगे, हमने देखा था कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। बट यहां पे दिक्कत क्या है, लोन पेयर भी क्या है, बराबर है, तो अपना तीसरा रूल भी हो गया फ्लॉप। अब हमें आना पड़ेगा फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल अल्टीमेट रूल है जो अपना, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, देखो अब हमारा देखो अपना क्या है, साइड एटम दोनों में सेम है, हाइड्रोजन, मतलब आंसर आने वाला है अपना सेंट्रल एटम से। तो या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाल लो या साइज से निकाल लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस भी सेंट्रल एटम की ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा ज्यादा। या इसको हम साइज के बेस पे भी निकाल सकते हैं कि सेंट्रल एटम का साइज जितना छोटा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो सल्फर का साइज ऑक्सीजन से ज्यादा, साइज ज्यादा तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा कम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये अपना, ठीक है। मैं एक बात बॉन्ड एंगल में फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा फैक्टर है हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। डाउन टू अर्थ मतलब पहले रूल, फिर दूसरे रूल, फिर तीसरे रूल, फिर चौथे रूल पे जाना है। इसको रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से चलना है। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।